नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। हम दिल्ली वासी इन दिनों ऑड इवन फॉर्मूला जो दोबारा लागू हुआ है उसके तहत दिल्ली में सफर कर रहे हैं। यानी कि 15 से लेकर 30 अप्रैल तक ऑड इवन फॉर्मूला दिल्ली में लागू रहेगा और हम सब उस पर चल रहे हैं। लेकिन एक बात इस बार फर्क है कि इस बार स्कूल खुले हुए हैं। एक बार जाते हैं पीछे की तरफ, जब ये पहली बार लागू हुआ था यानी कि जनवरी में 15 दिन, वो जब लगातार बात हो रही थी कि वायु में प्रदूषण की मात्रा बहुत ज्यादा है, गले और नाक के इन्फेक्शन से लोग तबाह थे, परेशान हो रहे थे और ऐसे में निकल के आया ऑड इवन फॉर्मूला। उसके बाद पर्यावरणविदों में विवाद रहा कि वातावरण में प्रदूषण में कोई कमी हुई कि नहीं हुई, इसे लेकर इसी के साथ ये भी विवाद रहा कि आखिर वो क्या वजह थी कि ऑड इवन फॉर्मूला को लागू किया गया। मसला था प्रदूषण, लेकिन एक ऐसी बात थी जिस पे कहीं विवाद नहीं था, वो था सड़कों पर कम होता जाम। यानी कि गाड़ियों की संख्या कम हुई, लोगों को राहत मिली जाम से, दिल्ली वालों को। इस बार जब ऑड इवन दोबारा लागू हुआ तो लोगों के मन में आशंका नहीं है जो पहले थी, लेकिन सवाल बहुत हैं। हम अपनी आज की चर्चा में को शुरू करेंगे सबसे पहले उन सवालों के साथ जो लोगों के जहन में हैं, क्योंकि वो रोज किसी नई परेशानी से दो चार हो रहे हैं। आइए देखते हैं उन सवालों को और उसके बाद हम आपका तारुफ कराएंगे अपने पैनल में जो विशेषज्ञ हैं और हमारे साथ जो जनता है जो रोज उस फॉर्मूले के तहत सफर कर रही है, उसके क्या अनुभव हैं वो भी आपके साथ साझा करेंगे। आइए सुनते हैं सबसे पहले क्या है वो सवाल। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक ऑड इवन फॉर्मूले के पहले चरण में लोगों के मन में आशंका थी इस फॉर्मूले को लेकर, लेकिन 3 महीने बाद दोबारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक शुरू हुए इस फॉर्मूले पर अब लोगों के मन में सवाल हैं। ऑड इवन फॉर्मूले पर उठे सवाल। ऑड इवन फॉर्मूला प्रदूषण कम करने के लिए था या ट्रैफिक? क्या कुछ नया नतीजा निकलेगा? ट्रैफिक कितना कम होगा या प्रदूषण में कितनी कमी होगी? पिछली बार के वायदों का क्या हुआ? चालान के पैसों से पैदल यात्रियों के लिए कुछ रास्ते बनाए जाएंगे या नहीं? साइकिल सवारों के लिए कुछ किया गया कि नहीं? अलग लेन या कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हुआ या नहीं? सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कितना दुरुस्त हुआ? इन वादों से पहले सड़क को साफ और ट्रैफिक को कम करने का एक कदम बीआरटी कॉरिडोर हटाना भी था। कितनी प्रगति हुई? सोचने की जरूरत है कि इस प्रयोग का मकसद क्या है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को ऑड इवन फॉर्मूले से संबंधित 2 याचिकाओं पर सुनवाई की। पहली याचिका पर कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली सरकार से पूछा कि वर्तमान अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए, और दूसरी याचिका वकीलों को ऑड इवन से छूट देने की मांग के संबंध में थी। इन याचिकाओं पर अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होनी है। वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वतंत्र रूप से दिल्ली की वायु शुद्धता पर निगरानी रखने के लिए कहा है। बोर्ड से ये भी कहा गया है कि ऑड इवन के दूसरे चरण में वायु शुद्धता के बारे में आंकड़े दर्ज किए जाएं। तो ये है कुछ सवाल जिनकी पड़ताल हम करेंगे। जनता हमारे साथ है, हमारे साथ एक विशेषज्ञों का पैनल है, आइए उनसे आपको मिलवाते हैं। सबसे पहले मेरी दाईं तरफ हैं विवेक चट्टोपाध्याय जो प्रोग्राम मैनेजर हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में, आपका स्वागत है। उनके साथ हैं प्रोफेसर सुरेश जैन जो टेरी से विशेषज्ञ हैं, पर्यावरणविद हैं, आपका भी स्वागत है। और मेरी बाईं तरफ हैं PS राणा, अर्बन प्लानर एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हैं। CK वार्ष्णेय जी है, पर्यावरणविद हैं, आपका भी स्वागत है सर। नरेश कुमार सिन्हा है, चेयरमैन इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपके साथ हमारी वो जनता है जो रोज सफर कर रही है, जानेंगे उनकी क्या दिक्कतें हैं और उनके जो कुछ सवाल हैं उनके भी जवाब आपसे जानेंगे हम। लेकिन शुरुआत सबसे पहले विवेक चट्टोपाध्याय जी आपसे करना चाहेंगे। सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत प्रदूषण कम करने के लिए थी या रोड रैशनिंग के लिए, यानी कि जाम को कम करने के लिए थी? सफर कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ पे आ गया है दूसरे दौर में? प्राइमरीली इसका बेनिफिट जो है पॉल्यूशन के लिए किया जाता है और ये विश्व के कई शहरों में किया जाता है जहाँ स्मॉग की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। यानी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर में जब पहुँच जाता है तो कुछ ड्रास्टिक मेजर्स किए जाते हैं ताकि प्रदूषण आपका कम हो जाए। कुछ समय के लिए आप ऐसा कुछ उपाय करते हैं जिससे आप कंट्रोल कर सके। इसका एक हिस्सा होता है। इसमें और भी कई हिस्से होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में कंट्रोल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को हॉल्ट कर दिया जाता है, इवन बच्चों को प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों को छुट्टियां भी दे दी जाती हैं। तो ये सारे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम का हिस्सा है। दिल्ली में ये पहली बार किया गया था और एक कदम जो कि मैं कह सकता हूँ कि कई सालों से हम नहीं ले रहे थे। विंटर के समय यानी ठंड के समय जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है उस समय आपको इस तरह के कुछ उपाय करने होते हैं और ये एक अच्छी शुरुआत रही कि इस
सर्दियों के दौरान इसकी शुरुआत की गई और ये दोबारा हो रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यह भी कह सकते हैं कि प्रदूषण की समस्या लगातार साल भर बनी रहती है दिल्ली में। ऐसा कोई भी मौसम नहीं है जहां जब अब प्रदूषण ना ओजोन की हो। समस्या है, ओजोन लेवल्स हाई हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल हाई हैं, पहले पार्टिकुलेट मैटर लेवल हाई था, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड लेवल हाई थे। पूरा साल जो है दिल्ली प्रदूषण से जूझ रहा है। लेकिन विवेक जी, ओजोन लेवल में कमी देखी गई है, लेकिन पीएम लेवल में कमी नहीं देखी गई है। आखिर इसकी भी कोई वजह होगी कि क्यों नहीं इस बार? इस पे भी हम आएंगे। एक बार सुरेश जैन साहब से बात करते हैं कि और क्या विकल्प हो सकते थे। क्या यही एक विकल्प है ऑड इवन? क्योंकि इसके साथ कई सारी समकक्ष समस्याएं भी खड़ी हुई हैं, वो जनता से भी आएंगी और लोगों से भी आएंगी। मतलब विकल्प के तौर पे क्या यही था सिर्फ? देखिए, हम लोगों ने ये पिछली बार भी डिस्कस किया था कि व्हीकुलर एमिशन एक सोर्स है। उसके साथ में जो हमने पहले भी बात की थी और जो कि दिल्ली गवर्नमेंट भी जानती है कि बायोमास बर्निंग आपकी एक समस्या है, रोड डस्ट एमिशन एक आपकी समस्या है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक आपकी समस्या है, और जो दिल्ली के आसपास के जो सोर्सेज हैं वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स का कारण है। तो हम लोग अगर देखते हैं कि जो एक इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था जनवरी के टाइम पे, ऑड इवन का एक पॉलिसी स्टार्ट हुआ था, इट वाज ए गुड इनिशिएटिव, बट अल्टीमेटली ये देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से बाकी मेजर्स नहीं आ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि जब तक हम इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस की बात नहीं करेंगे, एक प्रॉपर रोड मैप की बात नहीं करेंगे, तो सॉल्यूशंस आपका नहीं होगा। क्या जैन साहब ये वजह है कि जो जनवरी के 15 दिन में जो फर्क महसूस किया गया था वो इन 15 दिनों में नहीं किया जा रहा, प्रदूषण के स्तर पे भी और आम जनता की सुविधाओं के स्तर पर भी? देखिए, मैं एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं एक एयर पोल्यूशन में काम करने वाला हूं। मेरे लिए एयर पोल्यूशन को केवल एक व्हीकुलर जो आपका सोर्स को जो आप अकाउंट करते हैं वही एक फैक्टर नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप मेट्रोलॉजी देखें वो कैसे कर रहे हैं। आपने 2 व्हीलर्स को एग्जम्पशन दिया है, अगर आप 2 व्हीलर्स का एमिशन फैक्टर देखें, 33% प्रदूषण तो 2 व्हीलर नहीं, उसके अलावा भी अगर आप ये कहते हैं कि आप कार को अलाउ नहीं करेंगे, 2 व्हीलर को अलाउ करेंगे। अब मैं अगर एक आम आदमी की तरह देखता हूँ, मेरे पास 2 व्हीलर भी है, मेरे पास कार भी है। जब आप और जिस दिन मेरी गाड़ी नहीं चलेगी उस दिन मैं अपना 2 व्हीलर यूज़ करूँगा। आपको अगर आप देखोगे एमिशन फैक्टर्स जो हमारे ARI ने दिए हैं, उसके एमिशन फैक्टर 10 गुना है कार के, चाहे वो डीजल से कंपेयर कर लो आप या कार के पेट्रोल से कंपेयर कर लो। तो यानी कि अगर 10 गाड़ियां कम हो जाती हैं, उतना ही किलोमीटर आपकी और आपका 2 व्हीलर आ जाता है, तो आपकी समस्या वहीं की वहीं है। तो हमको ये एक होलिस्टिक अप्रोच की तरह देखना पड़ेगा कि हम करने क्या जा रहे हैं और उसको चेक कैसे कर रहे हैं, उसका एवेल्युएशन कैसे कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। PS राणा साहब, आप अर्बन प्लानर ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हैं। परिवहन जो हमारी पूरी व्यवस्था है दिल्ली की, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, वो दुरुस्त नहीं हुई। ये वादे के साथ पहला 15 दिन जो जनवरी में बीता था, उसके बाद ये था कि कुछ बसें भी जोड़ी जाएंगी और पूरे परिवहन व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा जब दोबारा लागू होगा। क्या आपको लगता है दिल्ली इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग के लिए अभी तैयार है? नहीं, ये बहुत हाफ हार्टेड अप्रोच है। और जहाँ तक हम ट्रांसपोर्ट प्लानिंग की और इसकी बात करते हैं, हमें मॉडल स्प्लिट में ध्यान देना चाहिए। हमें कार से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना चाहिए, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी इनएडिक्वेट है। मैं खुद DTC में 1990 में जनरल मैनेजर था। उस वक्त DTC की 6000 बसें 55 लाख पैसेंजर होती थी। आज 35 लाख पैसेंजर हो रही है, जो कि डबल होना चाहिए। अगर हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी इनएडिक्वेट होगी तो लोगों को अपने काम से जाने के लिए क्या सुविधा है? हमें ठीक है, कंजेशन कम करनी है तो कारों को बसों से रिप्लेस करें या मेट्रो से रिप्लेस करें। हमारी बसें इतनी इनएडिक्वेट हैं कि आज तो हमारी 20,000 बसें सड़कों पे होती तो अपने आप कारें कम हो जाती। आप और हम बस में चढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो इसलिए ये एक हाफ हार्टेड अप्रोच है, बजाय इसके कि हम उसको पहले स्टडी करें कि इसके क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। हम एक कहीं से भी अगर नकल करते हैं कि किसी ने किया, वहाँ बसें खाली चलती हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाता है। यहाँ बसें पहले ही ओवर क्राउडेड। और अगर हम नकल भी कर रहे हैं राणा साहब, थोड़ी तो अकल से करें। नहीं, अकल से तो करें ही, लेकिन उस नकल में भी जो तमाम देश कर रहे हैं उसका भी एक पूरा आंकड़ा है, जहां हर जगह सफल नहीं है। अगर वो पेरिस में सफल है तो कोलंबिया की राजधानी में वो वही तो सफल देखना नहीं है, हमें वहां कि बंद किन कर दिया गया। पैरामीटर्स में सफल है। जहाँ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट खाली चल रही है, अगर वहाँ हम थोड़ी लगाते भी हैं रोक, तो लोग शिफ्ट करेंगे। यहाँ तो पहले ही आपकी मेट्रो भी ओवर क्राउडेड है, बसें भी ओवर क्राउडेड है, कि इतनी इनएडिक्वेट सप्लाई है। फिर हम सेंट्रल एरियाज में मान लिया क्राउडिंग है,
हमने पूरे दिल्ली की यूनियन टेरिटरी में ही बैन कर दिया। जो लोग मान लिया रूरल एरिया में भी चल रहे हैं, जहाँ कोई पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम नहीं है, कंजेशन का भी नहीं है, वहाँ पे भी लोग अंधाधुंध अप्लाई असुविधा कर से चल रहे देते, हैं। अंधाधुंध अप्लाई कर देते हैं। तो इसके लिए पहले हमारी प्लानिंग हो, कहाँ प्रॉब्लम्स है वहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढें। फिर हमारी सड़कों पे एनक्रोचमेंट और पार्क्ड कारों की ज़्यादा प्रॉब्लम है बजाय मूविंग कारों की। अगर हम एनक्रोचमेंट ही ख़त्म कर दें और जो पार्किंग कार पार्किंग है या जो दूसरी तरह की चीज़ें पार्क राइट ऑफ वे में और कैरेज वे में पर्टिकुलरली अगर वही ख़त्म कर दें तो हमारे स्मूथ ट्रैफिक हो जाएगा। मैक्सिमम पॉल्यूशन होता है स्टॉप एंड गो में। तो वो हमें प्रॉब्लम जो है एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पहले सोचनी पड़ेंगी बजाय पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सी के वार्ष्णेय साहब, हम इस समय ये बात कर रहे हैं कि प्रदूषण में कितनी कमी हुई है इस पूरी ऑड इवन व्यवस्था से, लेकिन क्या सिर्फ कारों को रोक देना, और वो भी जो दिल्ली में चल रही हैं, जो बाहर से ट्रैफिक आ रहा है, जो बाहर से गाड़ियां दिल्ली को पार करके दूसरे राज्य में जा रही हैं, वो जो प्रदूषण फैला रही हैं वो भी तो है, तो उसका दंड सिर्फ दिल्ली वाले ही क्यों भुगते हैं? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि हमको कुछ एक वृहद दृष्टि से इसको देखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं होलिस्टिक व्यू, जैसा प्रोफेसर जैन साहब ने बताया। इसमें सबसे पहली बात तो है कि जिन लोगों से कहा गया कि आज ऑड इवन की वजह से आपकी गाड़ी नहीं चलेगी और उनको जाना है तो उन्होंने टैक्सी की, तो गाड़ी तो चली। तो एक तो हमको ये समझना चाहिए कि इससे ज़रूरी नहीं है कि गाड़ियाँ सड़क के ऊपर कम हो जाएंगी, और दूसरी एक बात यह है कि हमने अच्छी तरीके से इसकी तैयारी नहीं की। तीसरी बात यह है कि कारों से पोल्यूशन एक छोटा घटक है पोल्यूशन पैदा करने का। काफ़ी सारा पोल्यूशन हमारा दिल्ली में बाहर से आता है, जो बाहर हमारे ईंटों के भट्टे हैं जो कि कोल फायर्ड हैं। दूसरी बात यह है जो वहाँ खेतों के अंदर जलाया जाता है बायोमास। और तीसरी बात यह है जो चारों तरफ खुदाई पड़ी हुई है, सड़क बनाने का निर्माण कार्य हो या भवन निर्माण कार्य हो या कोई और कार्य हो, उससे जो खुली मिट्टी पड़ी रहती है, तो एक वो कारण है। आपने बताया कि इस वक्त एक चीज़ फ़र्क है कि स्कूल खुले हुए हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, एक चीज़ और फ़र्क है कि मौसम भी बदला हुआ है। उस वक्त सर्दी थी और अब गर्मी है, तो उस वक्त प्रदूषण का जो एक एनाटॉमी थी वो कुछ फ़र्क थी। ठंडे होने की वजह से प्रदूषण सारा ज़मीन के अंदर कैप्ड रहता था, वो बाहर डिफ्यूज़ नहीं हो सकता था। आज वो बात नहीं है, वो डिफ्यूज़ होकर के ऊपर गया हुआ, तभी आप देखते हैं बहुत धुंध रहती है और सूरज की चमक धूमिल है। दूसरी एक बात यह है कि इस वक्त राजस्थान की तरफ से तेज़ गर्म हवाएं चलती हैं, तो इस वक्त की जो मीटरोलॉजी है और जो मौसम है उसका मिजाज कुछ फ़र्क है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर 3 महीने बाद दिल्ली के अंदर प्रदूषण के कारण बदल जाते हैं, तो इसका हमने ध्यान नहीं रखा और हमने हर तरफ एक ही बात। तो इस सब चीज़ को देखते हुए इसकी जो सफलता और विफलता है वो किस पैरामीटर पे और किन मानकों पे तय की जाएगी, वो भी एक सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात जो आपने पहले प्रश्न उठाया कि हमारा उद्देश्य था प्रदूषण कम करना, जिसके बारे में अभी विवादित है, वो तय नहीं हो पाया कि कम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हमने उसको ये कह के बता दिया कि ये सक्सेसफुल हो गया कि सड़क खाली हो गई। सड़क खाली करने के और 1000 तरीके हो सकते हैं, हमने उनके ऊपर तो विचार किया नहीं। चले थे कुछ और करने के लिए, हो गया कुछ और उसको हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, हर आदमी दिल्ली का पोल्यूशन से त्रस्त है, हर आदमी दिल्ली का सड़क के ऊपर जो भीड़ है उससे परेशान है। लोगों को अपनी गाड़ियां इसलिए नहीं रखनी होती हैं कि उनके पास में फालतू का व्यय करने के लिए समय है और धन है। पोल्यूशन रोकने के लिए भी नहीं, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि और आने जाने का कोई सफल और सुरक्षित साधन नहीं है जो कि स्टेट को प्रोवाइड करना चाहिए। तो अगर सबको सुरक्षित और एक सेफ और ट्रांसपेरेंट और टाइमली अगर सबको पता हो कब कहाँ पहुँच सकते हैं और लास्ट माइल कनेक्टिविटी का पूरा ध्यान रखा गया हो, तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोग जो कार रखते हैं वो कार रखना बंद कर देंगे, क्योंकि कार रखने में भी बहुत तबालते हैं, ये इतना आसान काम नहीं है। वार्ष्णेय जी, इस पे और बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इसके अलावा जो विकल्प की जो हम बात कर रहे हैं, या इसको क्या दोबारा इतनी जल्दी करना चाहिए था और या कुछ सुधार करने के बाद शुरू करना चाहिए था। नरेश कुमार सिन्हा जी, आपसे बात करेंगे। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन से आप हैं। जहां जहां जिन बाहर के देशों में इसको लागू किया गया, उसके साथ और भी बहुत से कदम उठाए गए, यानी कि यहाँ पे भी जब जनवरी में इसे लागू किया गया था तो यह माना गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ और डेवलप किया जाएगा, रोड पे कुछ अलग से लेन बनेंगी, साइकिल वालों के लिए लेन बनेगी, पैदल चलने वालों को सुविधा होगी इससे। ये सारे जो कारण दिए गए थे शुरू में, आज तो वो सब गायब दिखाई देते हैं। क्या ऐसा लगता है आपको भी? यस यार, सही है आपका सोचना।
इसमें कुछ उन्होंने किया है, जैसे कि फ्लाईओवर्स वगैरह का कुछ निकला है, बट जो होना चाहिए कंजेशन का जनरल जो होना चाहिए रिडक्शन के लिए, भीड़ को कम करने के लिए, वो उस पर अभी ठीक से उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे कि सड़क पर फुटपाथ नहीं बने हुए हैं, पार्किंग का स्पेस ठीक से बना हुआ नहीं है, उस सब से जरा ज़्यादा भीड़ है। पैदल चलने वालों को कितनी तरजीह मिल पाई है? क्योंकि अगर कोई भी इस तरह का प्रयोग होता है दिल्ली में या किसी और शहर की भी हम बात करें, तो पैदल चलने वालों को भी तो इसकी सुविधा होनी चाहिए। जरूर, सिर्फ गाड़ी वालों की ही प्राथमिकता या उन्हीं का जीवन शैली, उन्हीं की देरी, वो ऑफिस नहीं पहुंच रहे, सिर्फ ये नहीं है, उसमें और भी लोग हैं। या पैदल चलने वालों का, साइकिल से जाने वालों का, सबका सुविधा होना चाहिए। और ये सुविधा दिल्ली में बहुत कम है। इसका हम लोगों ने कई बार दिल्ली सरकार को बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बताया है, तो वो प्लान बना रहे हैं, अभी उस पर काम उतना हुआ नहीं। विवेक जी, आपने कहा कि ये विकल्प अच्छा है और ये शुरुआत एक तरह से अच्छी है, और इस शुरुआत का एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि रिस्पांस लोगों में भी बहुत अच्छा था। लोगों ने बढ़ चढ़ के, आप लोगों को भी याद होगा कि जनवरी में किस तरह से लोगों ने अपनी गाड़ियों को घर पे छोड़ा, मेट्रो से ट्रैवल करा। मेट्रो में जो बेतहाशा भीड़ है, लोग अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जा पा रहे। जो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, व्यवहारिक दिक्कतों में यह है, पति पत्नी एक जगह अगर एक ही रास्ते पे काम करते हैं तो पति एक गाड़ी मंगा के जा रहे हैं, तो कहाँ आप एक गाड़ी कम कर रहे थे, अब 2 गाड़ियां एक ही घर से जा रही हैं, चाहे वो उन्हें ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है। ये भी देखा कि जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन है वो इस समय बढ़ गया, सेकेंड हैंड गाड़ियां बढ़ गई हैं, तो प्रदूषण कम करने का जो उद्देश्य था वो तो डिरेल होता दिख रहा है। इसलिए ये ऑड इवन जो है, ये एक ऐसा स्कीम है जो कि कभी भी लंबे समय तक नहीं किया जाता है, क्योंकि हमेशा लोग विकल्प देखते हैं। क्योंकि डिपेंडेंसी अगर ऑटोमोबाइल्स पे है, कारों में अगर डिपेंडेंसी हो चुकी है, तो लोग रास्ता देखेंगे, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका है हमारा। अगर आप 2007-2008 का आंकड़ा देखें तो 60% शेयर था पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, लोग ट्रैवल करते थे। अब वो करीबन 45% मेरे ख्याल से होगा मेट्रो का आने के बाद। परंतु वॉकर्स और साइकिलिस्ट, जो लोग पैदल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, परंतु सुविधा के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो ये एक लॉन्ग टर्म फेलियर हमारा रहा है पिछले 10 साल या 20 साल में, हम कह सकते हैं कि, और स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हमें इस तरह के उपाय करने पड़ रहे हैं इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम, पर ये लगातार नहीं किया जा सकता। जैसा आप कह रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच होना ही पड़ेगा इसमें। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो ध्यान नहीं दिया जाता है, बिल्कुल बसेस आप देखेंगे कि संख्या नहीं बढ़ रही है। हमारा शहर इतना धनी है कि इतनी कारें खरीद सकता है, पर हम बस नहीं खरीद सकते। एक सवाल ये भी उठता है, क्यों पर्यावरणविदों में ये विवाद रहा कि प्रदूषण कम हुआ या नहीं हुआ? क्या कोई एक तय तरीका नहीं है इसका पता करने का, ये कहीं पे कमी है? आखिर वो क्या कमी है? देखिए, इसमें एक कॉमन मेथड ये होता है कि ट्रैफिक वॉल्यूम आपका कितना कम हुआ। अगर ट्रैफिक वॉल्यूम आपका डिफरेंट पॉइंट्स पे आपने मेजर किया और वो कम हुआ है, और किन सेगमेंट्स में कम हुआ है, कार्स में कम हुआ है या फिर जीप्स में कम हुआ है, इस तरह के सर्वेस किए जाते हैं। जैसे कि ट्रक्स के लिए अभी सर्वे किया गया था, जिसमें ये पाया गया कि 30% ट्रक्स जो बाहर से आते थे वो कम हो गए हैं। अभी रिसेंट आंकड़ा ये भी आया कि 50% डाइवर्जन हो रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि नाइट टाइम में जो पॉल्यूशन होता था उससे शहर में मतलब PM 2.5 में कमी आ रही है। तो इस तरह के असेसमेंट अगर किए जाए तब जाके हमें वाकई में पता चलेगा। परंतु अगर आप एक गाड़ी हटाते हैं तो डेफिनेटली एज एन इंडिविजुअल आप पॉल्यूशन कम कर रहे हैं, ये आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। निश्चित रूप से, लेकिन लोगों के जाने का साधन नहीं है, इसलिए वो जो गाड़ी घर में रुक रही है उसके अलावा कोई ना कोई गाड़ी जरूर सड़क पे पहुंच रही है। कुछ लोग कारपूल का जरिया ले रहे हैं, मेरे ख्याल से मेट्रो, और इसमें कुछ बढ़ोतरी भी देखी जाती है, परंतु वो आंकड़े नहीं आते हैं। तो एक तो आंकड़े जमा करना, सही आंकड़े जमा करना, इसी से यही तो वजह शायद एनजीटी ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कहा है कि आप 15 दिन के सीधे सीधे आंकड़े मतलब अलग से इनको जमा करके रखें, जिससे कि हम ये पता कर सकें। पॉल्यूशन और भी जो फैक्टर्स हैं आप बता रहे हैं, ट्रिप्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लोग कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, ओरिजिन डेस्टिनेशन में किस तरह से बदलाव आ रहा है, ओवरऑल क्या चीज़ें आ रही हैं, कई तरह के मानक होते हैं एसेस करने का। तो नेक्स्ट टाइम जब आप डिसीजन लेंगे तो उसमें वो सुधार आएगी। दिल्ली सरकार ने, जैन साहब, निर्माणाधीन जो जगह है वहां पर अगर नियमों का नहीं पालन करेंगे तो 50,000 जुर्माना हर दिन का है जुर्माना। ये एक इसको सख्ती से जनवरी में ही उन्होंने लागू किया था ऑड इवन की सफलता के बाद कि हम प्रदूषण को कम करेंगे, लेकिन उसके ऊपर तो कोई रिव्यू नहीं अभी तक हुआ।
क्योंकि आप देखेंगे उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब आप देखेंगे कि कभी कभी आपको बोल दिया जाता है कि एक बिल्डर के ऊपर आपने फ़ाइन लगा दिया है। ऐसे समस्या सॉल्व नहीं होगी क्योंकि आपने कोई कैप नहीं लगाई। आप कहीं भी देखिए, जैसे अभी मेरे अपने कलीग्स भी बोल रहे थे कि जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे आपकी कोई ना कोई मशीनरी यूज़ में आ रही है, उसके ऊपर कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? देयर इज़ नो कंट्रोल। सो आप केवल एनवलप्स लगा देंगे, उससे भी कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि आपकी मशीनें अभी भी बहुत पुरानी है। उसमें आपका जो फ्यूल यूज़ होता है वो बहुत ही लो क्वालिटी का होता है। तो एमिशंस तो आपके कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि बोलना और करना, क्योंकि यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि ऑड इवन फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया तो कुछ तो एटलीस्ट आपको दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे आपके मेजर्स दिख नहीं रहे। आपने बोला बायोमास अगर आप बर्न करोगे तो ये फाइन होगा, लेकिन रुक कहाँ रहा है आप देखिए। तो कहीं पे भी आपके कोई भी तरीके के मेजर्स दिख नहीं रहे हैं क्योंकि उसमें कोई पॉलिसी नहीं है। 5 विशेषज्ञ हैं, हम आप 500 से जानना चाहेंगे। आप लोग भी रोज निकल रहे होंगे, बिल्कुल। आप लोग कैसे निकल रहे हैं? क्या ऑड और इवन में मेट्रो में सफर कर रहे हैं, गाड़ी छोड़ रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं? मेरे लिए तो सबसे आसान तरीका है क्योंकि मेरी अपना जो ऑफिस है वो वॉकेबल डिस्टेंस पे है जी। तो ऑब्वियसली मेरे लिए एक अच्छा ये है कि आप सौभाग्यशाली हैं। सौभाग्यशाली है। लेकिन ये भी बात अच्छी है कि हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और मेरे पास अगर फैसिलिटी है तो मैं ट्राई करता हूँ कि उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। लेकिन जैसे अभी उसमें आपको भीड़ नहीं लगती, उसमें आपको लगता नहीं है कि आप देखिए, आप हम लोगों ने एक स्टडी पहले भी की थी 2015 में। अगर आप देखें कि चॉइस देखें कि हमारे लोगों की चॉइस क्या है, सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलायबिलिटी और फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट उनकी लास्ट चॉइस है। क्योंकि जब आपको ऑफिस आपका बॉस बोलता है कि 9 बजे आपको ऑफिस पहुंचते हैं तो आप कंफर्ट नहीं देखते, आपको ये देखना है कि मेरे ऑफिस को मैं 9 बजे पहुंच जाऊं। सो आपकी कंफर्ट, हम तो कंफर्ट बोले ही नहीं रहे, हम तो अभी ये बात कर रहे हैं कि मिनिमम आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी क्रिएट करें। अभी तो हमने बोला ही नहीं है कि आप उसमें लग्जरी क्लास लेके आओ। पहले बात तो ये है कि आप मिनिमम सपोर्ट, जो लाइफलाइन बोला जाता है किसी भी सिटी की, वो अर्बन ट्रांसपोर्ट होता है और जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा रोल होता है। दिल्ली वासियों को लगा था कि ब्लू लाइन हटने के बाद डीटीसी पे जिस तरह से नई बसें लागू की गई, सीएनजी की शुरुआत की गई, दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, माहौल बदलेगा, लोगों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली जो व्यवस्था है उसकी सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, आसान होगा लोगों के लिए आवाजाही। लेकिन जब इस तरह के प्रयोग होते हैं जो ऑड इवन जनवरी में हुआ और एक बार फिर जो हुआ है 15 से 30 अप्रैल तक का, इसमें लोगों को समझ में आता है कि सड़क पर निकलना और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर निर्भर होना आपके लिए संकट पैदा करेगा, क्योंकि आप ना तो समय पे स्कूल पहुंचेंगे, ना कॉलेज और ना दफ्तर। कारणों की और भी बात करेंगे और बात ही करेंगे किस तरह का अनुभव है जनता का जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इस चर्चा में। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ऑड का मतलब ऑड डे पर ऑड नंबर की गाड़ी और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया, और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाई
भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और का मतलब और डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांग जनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा। हाँ, चिंता मत करो, अब जिंदगी की दौड़ में तुम जैसे स्टूडेंट्स को पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया है। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.minorityAffairs.gov.in पर या कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट, रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर, शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। चौक लगा ले गाना आइटम वाला, ये मार 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 मसाला। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में शुरू हुआ ये प्रयोग दोबारा ऑड इवन जो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलना है। किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, क्या समस्याएं हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। जनता के पास जाने से पहले एक बार मैं राणा साहब से बात करना चाहूंगी। राणा साहब, क्या दिल्ली के लिए कोई
ठोस परिवहन नीति आज तक बनी है? क्या उस पर काम हुआ है? क्योंकि एक लंबे समय के बाद आज प्रदूषण की ये हालत है कि हम विकल्पों को तलाश रहे हैं साफ सांस लेने के लिए। एक्चुअली बनी है। हमने इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बनाया था, उसके माध्यम से गवर्नमेंट को रिकमेंड भी किया था और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनी है। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। आज जैसे अभी 45% मॉडल स्पिरिट इन फेवर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिल्ली जैसे शहर में तो 80 to 85% होनी चाहिए। अगर इतनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो जाएगी तो आज जो 55% प्राइवेट मोड में चल रहे हैं वो अपने आप ही उधर शिफ्ट हो जाएंगे। एक बस कम से कम 10 से 20 कारों को रिप्लेस करती है। दूसरा, हमें जहां प्रॉब्लम एरियाज हैं जैसे सेंट्रल एरियाज हैं वहां पार्किंग रेस्ट्रिक्शंस एंड पार्किंग कॉस्ट, अगर पार्किंग कॉस्ट और रेस्ट्रिक्शंस इतनी हो जाए, दुनिया में हर जगह डाउनटाउन में पार्किंग इतनी महंगी होती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती हो जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटी देके उसका टाइम ऑफ ट्रैवल भी कम कर दिया जाए, जो बस प्रायोरिटी मेजर की हम बात करते हैं। तो वो चीज़ें अगर हम प्लान करके करेंगे तो ये चीज़ें, क्योंकि देखिए हम चलते किस लिए हैं। उसमें जो सुझाव थे क्या उस पर काम किया गया अभी तक, या कितना काम किया, कितना प्रतिशत आपको लगता है कि काम अब देखिए हम कॉस्ट इंटेंसिव चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं आजकल। अब कम से कम कंट्री में इस पॉलिसी के आने के बाद हर शहर में मेट्रो की कोशिश हो रही है। बसें घटती जा रही हैं, मेट्रो के प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बढ़ते जा रहे हैं। हमें जो सॉफ्ट सॉल्यूशंस हैं बसों का उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और उसकी क्या वजह है? क्या वजह लगती है आपको क्या वजह लगती है? कन्वीनियंट है, हाई कॉस्ट से प्रोजेक्ट्स को टेकअप करना ज्यादा कन्वीनियंट है। सॉफ्ट सॉल्यूशंस जो मुश्किल हैं थोड़े। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन से सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब, आपको क्या लगता है आखिर क्यों नहीं उस तरफ तवज्जो दी जा रही है? नहीं, कुछ तो ऐसा है जैसे कि हम दिल्ली के अराउंड बाईपास बना रहे हैं। आप ये ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे एंड वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, जिससे कि मेजर जो ट्रक है वो ट्रक्स निकल जाएंगे, जो दिल्ली के थ्रू जाते हैं अभी वो निकल जाएंगे, उससे पोल्यूशन एक घटेगा बहुत बड़ा। पर अभी काम शुरू हुआ है तो उस पर अब लगता है कि 2-3 साल के बाद वो कुछ बढ़िया होगा। तो जो अन्य विकल्प हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि उन पे कुछ काम करने के बाद शायद इसको जनवरी के बाद, जब जनवरी में एक अच्छा, एक तरह से कह सकते हैं कि जनता की तरफ से भी रिस्पॉन्स देखा गया था, तो उसके बाद थोड़ा सा इंतजार के साथ शायद करना चाहिए था और विकल्पों को लागू करके? इसके लिए तो सिंपल चीज है कि ये इमरजेंसी मेजर है, उसको इमरजेंसी में ही लाया जाए। ये बार बार लाना ये अपने आप में ही गलत है, आपका ये कहना है? अपने आप में गलत। आइए लोगों से भी जानते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनका क्या एक्सपीरियंस है अभी तक का, इस समय का कैसा रहा आपका ऑड इवन का सफर? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे स्कूल के पास में 6 रोड्स वहाँ मिलती हैं और वहाँ से सिर्फ एक रोड क्रॉस करने के लिए कम से कम 15-20 मिनट्स लग जाते हैं और थोड़ा सा भी लेट हुए तो बस स्कूल में लेट। अब आप कैसे जाती हैं? गाड़ी से नहीं जाती हैं? अभी गाड़ी से जाते हैं, क्योंकि लेडीज को तो वैसे भी अलाउड। अच्छा, आप लोग तो मतलब प्रिविलेज क्लास में हैं। ओहो, फिर तो ये पुरुषों से पूछने की जरूरत है। आप अपना सफर कैसे कर रहे हैं? एक्चुअली मैम, दिल्ली के लोगों को हर चीज जल्दी जल्दी चाहिए और हम लोग आपातकाल में ये बुझाते हैं कि जो रूल इंप्लीमेंट हुआ उसको थोड़ा टाइम लगता है और हमको थोड़ा कन्वीनियंट लग रहा है अभी रोड पे, थोड़ा रोड खाली मिलते हैं और अच्छा लगता है हमें आने में भी। रोड खाली मिल रही है, इसकी वजह से लगता है कि ये अच्छी शुरुआत है। हाँ जरूर, रोड तो खाली मिलती है, कन्वीनियंट होता है, बट एज अ मदर, एज अ टीचर, मैं कभी भी अपने बच्चे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अभी तो परमिशन नहीं दूंगी। मेट्रो के लिए जरूर कह दूंगी, बट बसेस अभी भी इनएडिक्वेट है, ना मैं खुद इस्तेमाल करूंगी ना मैं बच्चों को जाने दूंगी। जहाँ तक क्राउडिंग और कंजेशन का सवाल है, वो तो हम कह ही रहे हैं कि दिल्ली जैसे शहर में अगर 45% पब्लिक ट्रांसपोर्ट करेंगे, अब जैसे मैडम ने बताया कि वो अपने बच्चों को कभी बस में नहीं जाने दें, क्योंकि बसों में चलने के ना सुरक्षा है और ना सेफ्टी है, और क्राउडिंग इतनी है कि आप हिम्मत ही नहीं करते। आप स्कूल की बस में बच्चों को बिठा के छोड़ के आ जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बस में नहीं बैठा सकते। हम उस पर नहीं उतना विश्वास करते। उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि वो आपके लिए रिजर्व्ड है और वहाँ जवाबदेही है। मतलब मुझे लगता है मुख्य रूप से जवाबदेही क्यों बस के अगेंस्ट नहीं है। यस, जवाबदेही है। आप देखेंगे जो हमने भी बोला था पहले, हमने एक सर्वे कराया था, सेफ्टी वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। तो जैसे मैडम ने बोला, क्योंकि बस में आपके कोई ना कोई आपके उसमें सपोर्ट स्टाफ होता है स्कूल की तरफ से कि जो आपके बच्चों की वो केयर करते हैं, और चाहे फादर या मदर जब अपने बच्चे को ड्रॉप कर देते दे फील हैप्पी बिकॉज दे आर इन द सेफ ट्रांसपोर्ट, एंड दैट्स वन ऑफ द रीज़न कि हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है
वो सेफ़ ना होने की वजह से लोग इसको यूज़ नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए, आप देखें तो पब्लिक, अब अगर आप मेट्रो देखते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे क्राउड बहुत ज़्यादा है, बट वो एक देखेंगे बेहतर है कंपेयर टू बस सिस्टम के, क्योंकि वो उसके कंपेयर में सेफ नहीं है, क्योंकि रोड पे क्या होगा आपको पता नहीं है, वहाँ पे आपके फैसिलिटी हैं सारी आपको पता है। आप में से कोई सफर कर रहा होगा, किस तरह से इस दौरान सफर कर रहे हैं आप लोग? मैम जैसा पिछली बार हुआ था, पिछली बार ऑड इवन के तहत और भी एक्स्ट्रा बसेस चलाई गई थी, जिसकी वजह से जाम बहुत मतलब एक फ्लो चल रहा था, लेकिन इस बार उन बसों में बहुत कमी आई है जो प्राइवेट बस से वैसे रिजर्व करके चलाई गई। लेकिन इस बार तो डीटीसी भी ज्यादा चलाई गई हैं, साथ ही जो मेट्रो के फेरे हैं उनको भी बढ़ाया गया है, यही सोचकर कि ज्यादा लोगों को आसानी हो। पहले इतना इनएडिक्वेट है, इतना इनएडिक्वेट है कि उसकी कमी पूरी करना 5% 10% से थोड़ी फर्क पड़ता है। नहीं, लास्ट टाइम क्या किया था, स्कूल बसेज को भी इन्होंने डिप्लॉय किया था। स्कूल क्लोज हो गए थे। एक तो पहला था कि वो स्कूल बसेज क्लोज, स्कूल्स वेयर क्लोज, और उनके बसेज को इन्होंने चलाया था पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो वो एक उस समय उन्होंने, वो भी हजारों बसें हैं जो स्कूलों में चलती हैं, 4000 बसें 4000 बसें हैं। वैसे तो हमारे पांचों विशेषज्ञ राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, अपने अपने क्षेत्र और पर्यावरण और उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आखिर क्या बात है, जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, वो अपनी इस कला के लिए जाने जाते हैं कि जनता की सुविधा, जनता से सोच समझ के बात करके मोहल्ला सभाओं में उसका एक तरह से विश्लेषण करने के बाद बहुत सारी चीजें लागू करते हैं। ये जो इस बार जिस तरह से लागू किया गया है, न तो बहुत सारे ऐसे कदम एहतियाती उठाए गए, न सुविधा के कदम उठाए गए, और ऐसा लगता है कि जनता पे इसको थोप दिया गया है, और अब जनता को 15 दिन इसको झेलना है, चाहे वो जैसे भी झेले। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं कई दफ़े से, और आपके यहाँ चर्चा में भी आया कि ये एक इमरजेंसी मेजर है। मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर ही ये 15 दिन के लिए किया गया है, कहीं पे भी ये इतने दिन लंबा नहीं चला है। तो सबसे पहली बात तो है कि अगर इमरजेंसी में आप मुकम्मल इलाज कराएंगे तो न इमरजेंसी उसके लिए इक्विप्ड है, न आपका इलाज इक्विप्ड है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम चर्चा करते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि इसका प्रथम मुख्य उद्देश्य क्या था, पोल्यूशन, और हम चले जाते हैं कार की सुविधा में, गाड़ी की सुविधा में, और हम बताते हैं कि ठीक हो गया। तो पहली बात तो यह कि हमें अपना उद्देश्य ठीक रखना चाहिए। क्या है सार्वजनिक तरीका, कारों का जो पोल्यूशन होता है वो अपने आप में उसका जो मात्रा है और जो उसका प्रोपोर्शन है वो काफ़ी कम है। पहले तो हमें ये समझना चाहिए हमारा उद्देश्य पोल्यूशन कम करना, तो उसके जो घटक हैं वो कौन से हैं, और कौन सा सबसे बड़ा घटक है, और कौन सा ऐसा घटक है जिसमें कम से कम लागत लग के और कम से कम लोगों को परेशानी करके मैक्सिमम पोल्यूशन कम किया जाए। तो इन सब चीज़ों की पहले एक एनालिसिस होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस कि विच इज़ द मेजर सोर्स, और उसमें कम से कम लागत कैसे लगती है और उससे अधिक फायदा कैसा होता है। तो इसके बारे में कोई एक स्टडी नहीं है कि सिर्फ कार का पोल्यूशन अपने आप में एक छोटा पोल्यूशन है, लेकिन अपने आप में और की वजह से क्या उस पे काम भी हो रहा है, जिस तरह से इको फ्रेंडली गाड़ियां आ रही हैं और उनके इंजन में तमाम तरह की तब्दीलियां की गई हैं। देखिए हमारे यहाँ जो पोल्यूशन है वो खास तौर से होता है जलाने से। अभी देखिए जितना हमारे यहाँ डंप हैं सॉलिड वेस्ट के, उनको जलाया जा रहा है, तो उसके ऊपर सबसे पहले कंट्रोल रखना चाहिए। वो बड़े सीमित हैं, उसमें किसी आदमी को परेशानी भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं। दूसरी बात यह है कि सड़क की हालत बहुत खस्ता है, सड़कें टूटी हुई हैं, तो इस वजह से गाड़ी चल नहीं सकती है। जब आपकी गाड़ी हमेशा फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में चलेगी तो पोल्यूशन तो हमेशा अधिक होगा। और अगर आपकी सड़कें स्मूथ होगी तो जो हमने नई मशीनें मंगाई हैं सफाई करने वाली, क्योंकि एक मानक ये भी कहता है कि सफाई करने से जो सड़क के ऊपर पोल्यूशन होता है झाड़ू लगाने से वो बहुत अधिक होता है, तो उनसे भी वो मशीनें काम नहीं कर रही हैं। तो हम जब देख रहे हैं कि किसी तरीके से मुकम्मल तरीके से कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जो पिछले 3 महीने में हमने आगे बढ़ाया हो, या आज जो हो रहा है उससे ऐसा लगता हो कि आगे कोई और मुकम्मल इंतजाम के बारे में हम सोच रहे हैं। बिल्कुल विवेक जी, जिस तरह से वार्ष्णेय साहब भी कह रहे हैं, आप कुछ गाड़ियों को बंद कर रहे हैं, कार रजिस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ गए हैं, सेकंड हैंड कार डीलर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि जहां 450 गाड़ियां पुरानी खरीदी जाती थी, इस समय 1400-1500 गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, क्योंकि लोगों को यह भी लग रहा है कि अगर ये लॉन्ग टर्म मेजर के तौर पे दिल्ली सरकार करती है तो हमें कोई छोटी गाड़ी रखनी होगी। वैगनआर, ऑल्टो, इस तरह की गाड़ियां सेकंड हैंड बिक रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये जो शिफ्ट ऑफ एजेंडा हो गया है, राजनीति है, शॉर्ट टर्म मेजर है, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए है, ये दिल्ली सरकार का क्या फॉर्मूला है?
देखिए इसमें हमें ये सोचना पड़ेगा कि प्रमुख तौर पर ये पॉल्यूशन कम करने के लिए उपाय किया गया था, जिसमें ट्रक्स के ऊपर भी जो एक्शन, हम नाम नहीं ले रहे हैं, कई कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन सर्दी के समय चालू हुए थे। अब ये मालूम नहीं है कि बाकी क्षेत्रों में जितने उपाय किए गए, बदरपुर का हमें मालूम है कि उसके 4 यूनिट्स बंद कर दिए गए हैं, 1 यूनिट चल रहा है, राजघाट पावर प्लांट बंद कर दिया गया है, सारे पावर प्लांट गैस में चल रहे हैं अभी। और ये भी है कि आपके दूसरे एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर भी लगाम लगाया गया है, कई तरह के नियम लगाए गए हैं। परंतु हमें ये देखना होगा कि ये कंटिन्यूटी किस तरह से है, और जवाबदेही जब तय हो जाती है तो हमें इसको मॉनिटरिंग जो है और उसको पब्लिक डोमेन में लाना, क्योंकि हमेशा ये होता है कि लोगों को पता नहीं चलता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से वो एक ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और लोग इस पे जुड़ते हैं और जब वो देखते हैं कि इसका एक बेनिफिट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके द्वारा प्रदूषण हो, और उसे और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल ऑलरेडी लागू है, तो मेरे ख्याल से अगर कोई पॉल्यूशन करता भी है तो उसके ऊपर चालान होता है। आइए जानते हैं हम लोगों के बीच जो लोग हैं उनका क्या मानना है। वो भी निश्चित रूप से यही सोचते होंगे कि अगर उनकी तरफ से प्रदूषण में कुछ इजाफा हो रहा है तो वो उसकी कमी करें। आप क्या करते हैं, किस तरह से इस 15 दिन आप अपना आना जाना कर रहे हैं? आना जाना तो मैं तो रिटायरमेंट हूँ, अभी घर पे ही रहता हूँ, लेकिन घर से निकलता हूँ तो कुछ तो फ़ायदा मिला है कि हाँ ट्रैफिक जाम से मिला है, पर मैं एक्सपर्ट से सहमत नहीं हूँ। पहले तो सिन्हा साहब मैं आपसे ही सहमत नहीं हूँ जी। आप ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं, आपके ट्रांसपोर्टर जब उन गाड़ियों को सफा करते हैं, कभी देख ना जाकर वहीं पे वो कूड़ा जलाते। नंबर 1 बात, गलियों में कभी भी जाके देखिए, वहाँ पे हम खुद जिम्मेवार उस पॉल्यूशन के लिए, कि वहाँ पे हर दुकानदार अपनी सफाई करके उस कूड़े को जलाएगा। शायद इसीलिए इसकी शुरुआत भी की गई है। सबसे आपके ट्रांसपोर्ट वाले तो सबसे ही ज्यादा। अच्छा। आप लोग किस तरह से, आप में से कोई अगर सफर कर रहा हो तो इस ऑड इवन में कैसे आप लोग सफर कर रहे हैं? लोग तो रिटायर्ड आदमी हैं, और जब भी देखते हैं, आप चलते हैं, यहाँ ऑफिस जाना होता है किसी काम के लिए, तो ऑड इवन से फायदा तो हो रहा है, ट्रैफिक कम मिलता है। ट्रैफिक कम है, क्या आप लोग गाड़ियाँ चलाते हैं? क्या आप लोग गाड़ी लेके अपनी बाहर जा रहे हैं? नहीं, दूसरी गाड़ी लेने पब्लिक के लिए? व्हीकल से जाते हैं वैसे आप लोग तो हाँ, पब्लिक जहाँ हम भी जाते हैं पब्लिक व्हीकल से, और उसमें ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। इस समय तो काफी राहत मिलती है उससे, कहीं हॉस्पिटल है, कहीं भी, क्योंकि ट्रैफिक कम है इसलिए सड़कों पर। मैं ऑड इवन जो है उसमें इन्होंने जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 15 दिन में इन पे बाइकों को पूरा कंट्रोल किया जाए, उसको भी उसी रूल में लाना चाहिए। और महिलाओं को भी जो दिया गया कि स्पेशल गाड़ी से निकालते हैं उनको भी मतलब रेंज उसी रूल में लाना चाहिए उस चीज को भी। अच्छा, महिलाओं के पास से मतलब नहीं, ये चीज ऐसा नहीं मतलब। और सेकेंडली होता है कि जैसे हम लोग हैं, हर किसी के घर में गाड़ी है, अगर एक ही फैमिली पूरे उसमें चले और ज्यादातर वो ट्रांसपोर्ट में सफर करे तो उससे भी काफी राहत मिलेगी पब्लिक को, प्रदूषण इस तरीके से भी कम होगा कुछ। जी बताइए। देखिए, मैं अभी यहाँ पर काफ़ी चर्चा हुई, मैं पूछना चाहता हूँ क्या जब सरकार कोई भी इम्प्लीमेंट करती है किसी नियम का, क्या वो एक्सपर्ट से राय लेती है नहीं लेती है? तो वो भी एक ज़रूरी है, क्योंकि खाली यहाँ पॉल्यूशन की जो बात है कि कारों से हो रहा है, कारों वालों को क्यों इतना जो है कहा जा रहा है? कारों के अलावा अभी आप देखेंगे अगला महीना या 1 महीने बाद जो है यहाँ पर बारिश का मौसम आएगा, जितने बड़े बड़े नाले हैं सबसे गाद निकली होगी, और वो गाद कई कई दिन का 15 दिन तक जो है वहाँ पड़ी रहेगी, वो वापस फिर जो है धूल उड़ाती है, जितनी गाड़ियाँ चलेंगी उसके ऊपर से चलेंगी, तो वो भी तो पॉल्यूशन है। तो हमारे साथ जितने लोग हैं, जैन साहब, विवेक साहब, आप सब लोगों के लिए एक तरह से ये सवाल है कि इनका कहना है कि क्या विशेषज्ञों की राय ली जाती है जब सरकारें करती हैं? आप लोग अपने अपने क्षेत्र में एक लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसा है कि विशेषज्ञों की राय तो जरूर ली होगी चीफ मिनिस्टर साहब ने। इसमें जैसे अभी आपने सुना, लोगों को ये मानना है कि जाम कम हो गया ना। ये जो जाम जो कम हुआ, ये कई जो रिपोर्ट जैसे आया है, कुछ स्टेज में, कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा जाम है, कुछ हिस्से में नहीं है। तो ये जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस सबका अलग अलग है। अभी हमारे कलीग बता रहे थे कि इस तरह का जाम उनको फेस करना पड़ा है, हम लोग भी फेस करते हैं कई बार, कुछ हिस्से में कम है, कुछ हिस्से में ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ जो है कि जाम नहीं लगेगा, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। वही हमारे राणा साहब ने भी बताया कि परमानेंट सोल्यूशन में जब तक कि आप रोड से आप इसको एक बनाएंगे, क्या नाम है, पार्किंग का फैसिलिटी वहाँ से हटा करके दूसरी जगह बनाएंगे, रोड पूरा चालू रहेगा, ट्रैफिक चलता रहेगा, रोड का रख रखाव ठीक करेंगे, तो नेचुरली बढ़ेगा, ठीक होगा।
विवेक जी और राणा जी, अब लोगों की चिंता इस तरफ बढ़ेगी कि अगर इस फॉर्मूले को बार बार प्रयोग तो नहीं होता, अब तो ये लागू किया जाएगा। लागू करते समय वो कौन सी चीजें हैं जो अब ध्यान रखने की जरूरत है, जिस पर सरकार सच में तवज्जो नहीं दे रही? देखिए, डेफिनेटली एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा, वो मेरे ख्याल से अभी हमारे पास जो वक्त है, क्योंकि देखा जाता है कि सर्दियों का समय सबसे ज़्यादा कठिन समय होता है प्रदूषण के लिहाज से। तो ये जो वक्त है, इस दौरान हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जहाँ तक संभव है इसमें इजाफा करना पड़ेगा। इसके लिए मेरे ख्याल से रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमें इसमें एक पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है और लोगों को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा कि उन्हें डिमांड करनी पड़ेगी कि उनकी बसें क्यों नहीं आ रही हैं। अगर उनके क्षेत्रों में बसों की अगर कमी है तो इसे अपने जो नेताओं के समक्ष लाएं, अपने काउंसलर्स के समक्ष लाएं और एक तरह से ये लाएं कि नेटवर्किंग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की वो बहुत पुख्ता हो। और जो कमियां रह गई हैं, हमेशा ये होता है कि कूड़े जलाने वाले को आप बोलेंगे तो वो बोलेगा कि कारों से प्रदूषण हो रहा है, कार वालों को आप कहेंगे तो वो बोलेंगे इंडस्ट्री से हो रहा है। तो ये लड़ाई हमें बंद करनी होगी। हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि रेशियो जो भी हो, 40% हो, 20% हो, हर तरह का प्रदूषण घातक है और हर चीज़ में एक्शन होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशंस की कमी नहीं है, सारी जानकारियाँ लोगों के पास है। इम्प्लीमेंटेशन, एनफोर्समेंट और जवाबदेही तय करना, अभी कोई भी जवाबदेही नहीं है। हमारे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम पिछले 10 सालों से लगातार हम ब्रीच करते जा रहे हैं, लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पर किसी शहर के ऊपर, न सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में मेरे ख्याल से 1 या 2 शहर होंगे जहाँ प्रदूषण कम है। किसी भी शहर के ऊपर अभी तक एक भी जुर्माना नहीं हुआ है। पूरे आप विश्व में देखेंगे कि जिम्मेदारी तय की जाती है कि एक स्टेट की जिम्मेदारी होती है, एक सिटी की जिम्मेदारी होती है कि एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप मीट कीजिए। आप कैसे मीट करते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट करना है। तो मेरे ख्याल से एक तरह का सोच, इसमें जिम्मेदारी ज्यादा सरकार की ही बनती है, सरकार की बनती है और पॉल्यूटर्स को रोकने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। और लोगों का सहयोग अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी कमी आती है। हम बात इस पे भी करेंगे कि लोग हाई कोर्ट भी गए। हाई कोर्ट 25 तारीख को सुनवाई करेगा। 2 याचिकाएं हाई कोर्ट में लंबित पड़ी हैं। एक तो इसकी अधिसूचना कौन से कदम उठाने के बाद सरकार ने जारी की, दूसरी की वकीलों को इससे छूट दी जाए, तीसरी ये भी कि जो 2000 रुपए का जो जुर्माना है वो क्या रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट के तहत है, वो उसके तहत नहीं है, फिर दिल्ली सरकार कैसे कर सकती है। इस पर भी बात करेंगे अपने विशेषज्ञों से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट, रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर, शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। चौंक लगा ले गाना आइटम वाला, ये मार 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 मसाला। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। अबे रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ,
पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल। नहीं मैम, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और का मतलब और डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। 14 अप्रैल अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। पहली बार राजपथ पर अंबेडकर जी के जीवन परिचय से संबंधित एक झांकी निकाली गई थी। डाक टिकट जारी किए, 10 रुपए और 125 रुपए का सिक्का जारी किया। भारत सरकार ने 15 जनपद पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया। 26 अलीपुर रोड अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण स्थल है, वहाँ 100 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्मारक बनाने का निर्णय लिया। जन्मभूमि, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि और चैत्य भूमि, इन 5 तीर्थों को सुरक्षित रखने और भव्यता प्रदान करने का निर्णय किया है। 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा और अंबेडकर जी की जयंती समरसता दिवस के रूप में हमेशा मनाने का निर्णय लिया है। डांस में तू नागिन बोला, डांस में मार 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 मसाला। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। एक बार फिर हम चर्चा को जारी रखते हैं। बात कर रहे हैं दोबारा जो ऑड इवन लागू हुआ है उसकी किस तरह की समस्याएं हैं और क्या निदान हो सकते हैं, जिस पर हम आज बात कर रहे हैं। राणा साहब, आपसे बात करना चाहेंगे। विशेषज्ञों की राय की बात की, लोगों को लगा कि शायद विशेषज्ञों से, उन तमाम क्षेत्रों से लोगों से बात करें तो लोगों को इतनी असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं 2 इलस्ट्रेशंस आपको दे देता हूँ, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा। दिल्ली मेट्रो की पहली रिपोर्ट 72 में बनी थी, 74 में सबमिट हो गई थी। फर्स्ट फेज 81 में कंप्लीट होना था, सेकंड फेज 2001 में कंप्लीट होना था। 21 साल लगे थे DMRC को सेटअप करने में। इतना डिले था एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में और इम्प्लीमेंटेशन में। दूसरा, 1972 से हम कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में एक ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सेल बनाया जाए, क्योंकि उसके बगैर ये प्रॉब्लम हल नहीं होती। 30 साल से अमटा के नाम से यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का प्रपोजल चल रहा है, डिस्कस होता है कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में, डिबेट्स में, आज तक नहीं बनी। एक शहर कब तक कंसल्टेंट्स की मर्जी पे जिंदा रहेगा? जो प्रॉब्लम डेली की है, कंटिन्यूअस है, जिसका डाटा भी टाइम स्केल से स्टडी होना चाहिए। आप कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं एक इंटरसेक्शन का स्टडी करने के लिए, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, दूसरे इंटरसेक्शन के लिए दूसरा कंसल्टेंट आता है, दोनों के डाटा में कोई मेल जोल नहीं होता। एक शहर जिसमें 1.5 करोड़ की आबादी आज आपकी है, करोड़ों व्हीकल्स चल रही हैं, 1.5 से 2 करोड़ पैसेंजर हर रोज ट्रैवल करते हैं, उसको आप कंसल्टेंट्स की मर्जी पे चलाएंगे? एक इतना कितने दिन हो गए हैं एक्सपर्ट्स ने कहते हुए कि भाई ये बनाइए, ये एक जरूरी चीज है।
अब उसके कौन सा शहर दुनिया का ऐसा है जिसमें ट्रैफिक प्लानिंग मैनेजमेंट नहीं होती है या अब नहीं? आपका जो पुलिस एक्सपेरिमेंट करती रहती है, आज ये गैप बंद कर दिया, कल वो गैप बंद कर दिया, परसों वो, उस तरह से थोड़ी हिट एंड ट्रायल से थोड़ी होती है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले आपके स्टडी होती है, उसके पैरामीटर्स बनते हैं, तब अब यहाँ पब्लिक को ये कहो कि आप एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दो और आप उससे प्रदूषण पे नियंत्रण करेंगे, तो ये मतलब तो व्यवहारिक है कि ये चीजें प्रयोग जो नहीं एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए इस पर्पज के लिए, वही हम नहीं बना पा रहे हैं। उसको स्टडी कौन करेगा? कंसल्टेंट की स्टडी एडहॉक होती है। हमें ठीक है, कंसल्टेंट्स के लिए अच्छी चीज है, लेकिन हम अपने विशेषज्ञों से ये भी कोऑर्डिनेशन तो एक जगह होना चाहिए उसका। प्रयोग के तौर पर और कितनी बार आपको लगता है, क्या किसी और मतलब विकल्पों के साथ या और सुधारों के साथ और सुविधाओं के साथ इसको अब लागू कर देना चाहिए, या अभी इसमें लागू करने की क्षमता इस फॉर्मूले में अभी नहीं है? देखिए, जैसे अभी बताया था कि ये फार्मूला इमरजेंसी फार्मूला है, ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अभी राणा जी ने भी बताया था कि आपने जैसे पूछा था कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या चल रहा है, वी वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जब बात की गई थी, जो इंस्टीट्यूट की ये बात कर रहे हैं, उसमें हमने मेट्रो, BRT, मोनोरेल, लाइट रेल की प्रपोजल दी थी, जिसमें ये भी दिया था कि आपकी फीडर कनेक्टिविटी होगी, यानी कि एक ट्रांसपोर्ट से जब दूसरे ट्रांसपोर्ट में अगर वो डिस्टेंस है तो आप फीडर प्रोवाइड करोगे। तो अगर मैं देखूँ 2004 से आज 2016 पे आ गए हैं, 12 साल हो गए हैं। जैसे इन्होंने अपना पुराना आंकड़ा बताया, आज भी मैं अगर देखता हूँ, मैं अपने हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस से, तो 12 साल हो गए हैं। वो फीडर कनेक्टिविटी जो पहले थी वो आज भी वैसे ही है। तो किसी भी ट्रांसपोर्ट को आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात की, अगर कोई भी हमारा आम आदमी अगर जाना चाहता है तो उसको लगता है कि अगर मेरी मेट्रो 10 किलोमीटर दूर है और उसको जाना ही कहीं 15 किलोमीटर है तो वो अनकंफर्ट लगता है, तो वो अपना प्राइवेट व्हीकल को यूज़ करने में सबसे ज़्यादा कंफर्ट महसूस करता है। तो इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है जो कि कनेक्टिविटी के साथ आए। दूसरा, इसमें और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब तक एक, जो विवेक जी ने भी बताया, एक विल पावर आनी चाहिए हम लोगों को। अब क्योंकि हम लोग राजनीति में नहीं है, तो राजनीति को थोड़े टाइम के लिए दूर रख देना चाहिए हम लोगों को, अपने आम आदमी के लिए, क्योंकि वो लोग भी एक्सपोज होते हैं। अगर किसी को ये लगता है कि आप लग्जरी कार में बैठ के चलते हैं और आप पोल्यूशन से बच गए हैं, वो पोल्यूशन आप अगर देखेंगे, हमारी रिपोर्ट अभी वो आने वाली है, आपको पता लगेगा कि बाहर से ज़्यादा अंदर पोल्यूशन है, तो वो इतना सेफ नहीं है, उनको लगता है। पूरा फॉर्मूला एक फर्क भी पैदा कर रहा है, तो समाज में एक ऐसा फर्क कि जो बहुत खास काम कर रहे हैं उनके लिए खास व्यवस्था, और अन्य लोगों के लिए वो व्यवस्था नहीं। आपको ये है कि एक अवेयरनेस आई है लोगों में, लोग जानते हैं कि हाँ, एयर पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसमें अब उनको अपनी राजनीति को छोड़ के थोड़ा सा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ में आए, और ये फार्मूला बार बार सक्सेसफुल नहीं होगा, सबको पता है। जनवरी में अगर ये फार्मूला आप इंप्लीमेंट करते हैं और इसको परमानेंट कर देते हैं तो दिसंबर में शायद आपको 10% बेनिफिट नजर आएंगे, जो कि 100% आपके जनवरी में थे, वो 90 खत्म हो जाएंगे। क्यों? जैसे बाकी लोगों ने बताया कि आपके अल्टरनेटिव्स आ जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। हमारे विशेषज्ञों का मानना है कि ऑड इवन फॉर्मूला न सिर्फ देश में, विदेशों में भी जहां जहां इसको लागू किया गया, बहुत से ऐसे देश हैं जो कोलंबिया है, बीजिंग है, पेरिस है, यहाँ पे इनको कुछ समय के बाद बंद कर दिया गया, क्योंकि ये एक इमरजेंसी सोल्यूशन की तरह से है। ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं हो सकता अगर आप प्रदूषण रोकने या उसको कम करने की बात कर रहे हैं। हमारे विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर इसको आप लागू भी करना चाहते हैं तो आपको अपनी सार्वजनिक परिवहन जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि लोग आज भी जब अपनी गाड़ियों से चलते हैं तब भी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में नहीं चलना चाहते, सिवाय मेट्रो के। और इन दिनों तो मेट्रो में भी जिस तरह की भीड़ है तो लोग मेट्रो से जाना भी नहीं चाह रहे हैं। इसी के साथ प्रदूषण कोई नक्षत्र नहीं हो सकता, कोई शुक्ल पक्ष नहीं है कि 15 दिन है और फिर अगले 10 दिन तक नहीं है। वो लगातार शाश्वत चलने वाली चीज है। अगर उसके लिए कोई काम करना है, उसको कम करना है, तो एक ठोस लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी की जरूरत है, एक नीति की जरूरत है, जिसके तहत दिल्ली सरकार को काम करने की आवश्यकता है, ये लोगों का मानना है। आज चर्चा में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी विषय के साथ, विशेषज्ञों के साथ और हमारी जनता के साथ। नमस्कार।